नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। गाइड में एक रफ़ी का गाया हुआ गीत था, क्या से क्या हो गया बेवफा तेरे प्यार में, चाहा क्या क्या मिला तेरे प्यार में। आजकल जो घायल अवस्था में विपक्षी दलों के नेता एक दूसरे के जख्म सहलाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको देख करके कई और भी उक्तियां और पंक्तियां याद आती हैं। एक तो वही, घायल की गति घायल जाने, और कौन जान सकता है, जिसको चोट लगी हो, जिसको जख्म लगा हो। लेकिन ऐसे लोगों का आप क्या कहिए या क्या करिए जिन्होंने पहले किसी को जख्म दिए हों और फिर बदले में और भी गहरे जख्म खाए हों। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस, इनकी जो करतूत थी नवंबर 2019 में, क्या वो कोई भी जिसके साथ घात हुआ हो, विश्वासघात हुआ हो, वो कभी माफी देगा, क्षमा करेगा? कभी नहीं। क्योंकि जनादेश मिला था भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति को। निरंतरता में देवेंद्र फडणवीस को दूसरी बार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने को। लेकिन उद्धव ठाकरे ने क्या किया? उद्धव ठाकरे ने एक शिगुफा उछाला के साथ चुनाव से पहले अमित शाह ने मुझसे ये कहा था कि 2.5 साल दोनों पार्टियों के मुख्यमंत्री बनेंगे। वैसे तो उसी समय अमित शाह ने इससे इनकार कर दिया था, लेकिन ये कैसे संभव है? भारतीय जनता पार्टी की 105 सीटें आई थी, उद्धव ठाकरे की तब की शिवसेना की 56 सीटें आई थी, यानी करीब करीब दोगुना अंतर था। और उद्धव ठाकरे चाहते थे कि उनकी पार्टी का मुख्यमंत्री बने, और बाद में उन्होंने साबित किया कि एक्चुअल में वो खुद ही मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, जो ठाकरे परिवार में कभी हुआ नहीं था। बाला साहब ठाकरे के रहते हुए तो ऐसा कभी नहीं हुआ। उन्होंने दूसरे नेताओं को ही मुख्यमंत्री बनाया। पहले मनोहर जोशी को बनाया 1995 में, और उसके बाद फिर नारायण राणे को बनाया। पर उनके अपने परिवार से कोई नहीं बना कभी मुख्यमंत्री। मनोहर जोशी को उन्होंने स्पीकर भी बनवाया लोकसभा का, केंद्र में मंत्री रहे, राज्य में सरकारें रहीं, वो ठीक है। लेकिन उद्धव ठाकरे, किसकी प्रेरणा थी, किसकी सलाह थी, जो वो भारतीय जनता पार्टी, जिससे 2.5-3 दशक पुराना उनका रिश्ता था, गठबंधन था, उसको तोड़ करके जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के साथ चले गए, जिनके खिलाफ हमेशा बाला साहब ठाकरे ने राजनीति की, महाराष्ट्र की। उनके सामाजिक रिश्ते शरद पवार से रहे, लेकिन राजनीतिक मतभेद सदैव रहे। और उन्होंने कई अवसरों पर कहा भी कि राजनीतिक रूप से तो हम कभी एक साथ आ ही नहीं सकते। उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था कि जब मैं देखूंगा कि मेरी पार्टी का कांग्रेसीकरण हो रहा है, तो मैं इसके शटर बंद कर दूंगा, दुकान ही बंद कर दूंगा, ये उन्होंने कहा था। लेकिन उनके बेटे तो कांग्रेस की गोद में ही जाकर के बैठ गए, शरद पवार की गोद में जाकर के बैठ गए। अब हालत ये है कि नवंबर 2019 में इन्होंने जो कर्म कांड किए थे, उनका नतीजा तो भुगतना ही था देर सवेर। और कर्म कांड भी किसके साथ किए थे? भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा लीडरशिप को एक तरीके से इन्होंने झटका देने की कोशिश की थी, आघात देने की कोशिश की थी, जख्म दिए थे।
और ये वो लीडरशिप नहीं है जो अटल आडवाणी के समय जब्त कर लिया करते थे, सब्र कर लिया करते थे, संयम दिखाते थे। ये ऐसी लीडरशिप है जो टिट फॉर टैट में विश्वास रखती है। तो 2019 में आपने जो किया था उसका फल तो आपको मिलना ही था, वो तो आपको खाना ही था। तो पहले जब 2.5 साल हो गए इनके बतौर मुख्यमंत्री, तो इनकी पार्टी टूटी। 55 एमएलए में से 40 टूट गए, 18 में से 13 एमपी टूट गए, पदाधिकारी टूटे, पार्टी भी गई, झंडा भी गया और सिंबल भी गया, सब कुछ छीन गया इनसे। तो अभी तक तो अपने ही जख्म सहला रहे थे। अब ताजा ताजा जख्म जो है उस पूरे चक्रव्यूह को बनाने वाले जो दो लोग थे, उद्धव ठाकरे और शरद पवार, अब दूसरा जख्म शरद पवार को लगा और ये 2024 के लोकसभा चुनाव से कुछ ही महीने पहले लगा है। और बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं जिनका कहना यह है कि अगर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर के चुनाव लड़ते महाराष्ट्र का और संयुक्त ही रहते, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी हो जाती। तो पहले उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना टूटी या तोड़ी गई और अभी हाल में शरद पवार की एनसीपी भी खंडित हो गई। खुद उनके भतीजे 30 से अधिक एमएलए लेकर के, पार्टी पदाधिकारी लेकर के, इंक्लूडिंग प्रफुल्ल पटेल, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके 8 दूसरे सहयोगी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ले ली। तो शरद पवार अभी हाल ही में घायल हुए हैं। अब उद्धव ठाकरे अपने जख्म तो भूल गए, शरद पवार के जख्म आजकल सहलाने में लगे हुए हैं। रविवार को विदर्भ में थे, उससे पहले यवतमाल में, और वहां पर इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि अगर आपकी सरकार मजबूत थी, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मजबूत थी, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में चोरी करने की जरूरत क्या थी? अरे भाई, सरकार बचाने की दिक्कत थोड़ा है उनके सामने। सरकार तो चल रही है मजे में, बहुमत से भी कहीं अधिक अब एमएलए उनके पास हैं। उनको सरकार चलाने के लिए किसी दूसरी पार्टी को नहीं तोड़ना था, उनको एक्चुअल में सबक सिखाना था। और ये ऐसा नहीं है कि उद्धव ठाकरे की समझ में नहीं आ रहा है या शरद पवार की समझ में नहीं आ रहा है, इनकी समझ में खूब आ रहा है। लेकिन इनको राजनीतिक बयानबाजी करके जो इनके भीतर की फ्रस्ट्रेशन है या जो गुस्सा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर के देवेंद्र फडणवीस तक, वो तो कहीं ना कहीं निकलना है। पहले तो जो इनका साथ छोड़ करके गए, एकनाथ शिंदे समेत जो 39 और विधायक और 10 निर्दलीय छोड़ करके गए, जिसकी वजह से इनकी मुख्यमंत्री की कुर्सी चली गई, एमवीए की सरकार चली गई, इनकी पार्टी छिनी, सिंबल छिन गया। तो उनको गद्दार कहते कहते इनकी जबान आज तक नहीं थक रही है। बाप बेटे दोनों, एकनाथ शिंदे और उन सारे विधायकों को गद्दार गद्दार कहते रहे हैं। अब चूंकि शरद पवार की पार्टी भी टूट गई है, तो शरद पवार के जख्म सहलाने के लिए बयान दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? इन्होंने ये कहा जनसभा में रविवार को कि साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि एनसीपी भ्रष्ट है, लेकिन अब प्रधानमंत्री के साथ उन्हीं नेताओं के फोटो हैं।
तो वैसे फोटो तो अभी तक प्रधानमंत्री ने इनके साथ खड़े होकर के नहीं खिंचवाए हैं जिन्होंने शपथ ग्रहण की है। ये कहाँ से नई बात ले आए उद्धव ठाकरे। चलिए, वो कहते हैं कि कई बार जबान फिसल जाती है। विदर्भ के दौरे पर थे भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी गृह मंत्री उनके निशाने पर थे। इन्होंने कहा कि साहब, भारतीय जनता पार्टी ने जिस पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और प्रधानमंत्री ने उन्हीं से राखी बंधवाई। इनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, ये उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर भ्रष्टाचार के आरोप आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पर थी तो आपने उनको टिकट ही क्यों दिया था? प्रधानमंत्री ने क्या कहा वो छोड़ दीजिए, पर आपने उनको टिकट क्यों दिया था अगर आप उनको भ्रष्ट मानते हैं? और नरेंद्र मोदी ने अगर उनसे राखी बंधवा ली या उनको अपनी पार्टी में शामिल कर लिया या उनका समर्थन ले लिया या वो एनडीए में चली गई, तो फिर आपको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है? आगे सुनिए। इन्होंने कहा कि सभी बागी नेताओं का मालिक एक है। बीजेपी को शिवसेना तो चाहिए थी, लेकिन ठाकरे नहीं। अब इस पॉइंट पर बात करना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को ठाकरे नहीं, उद्धव ठाकरे नहीं चाहिए था। और उद्धव ठाकरे क्यों नहीं चाहिए था, ये उद्धव ठाकरे को जानना बहुत जरूरी है। उद्धव ठाकरे को ये गलतफहमी रही है कि वो बाला साहब ठाकरे जैसे हैं। बाला साहब ठाकरे के नखरे लोग बर्दाश्त कर लेते थे क्योंकि उनका एक अपना स्थान था, उनका एक अपना सम्मान भी था। वो फादर फिगर की तरह थे। लेकिन उद्धव ठाकरे की अपनी क्या पहचान है, या इनका अपना क्या कंट्रीब्यूशन है, या इनकी अपनी आइडियोलॉजी क्या है, विचारधारा क्या है? बाला साहब ठाकरे की तो एक विचारधारा थी। वो तो कांग्रेस को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं थे। ये तो कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ गए। वो तो साफ कहते थे कि शरद पवार से मेरे सामाजिक रिश्ते हो सकते हैं, मतलब रिश्तेदारी थी ये, वो कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक रिश्ते नहीं हो सकते। पर उद्धव ठाकरे ने तो उनसे भी राजनीतिक रिश्ते लिए। दूसरी बात यह है, जब तक बाला साहब ठाकरे थे, अलग अलग दलों के नेता मातोश्री जाते थे, उनसे मिलते थे। उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे कैसे हो सकते हैं? उनके संतान हैं, वो तो ठीक है, लेकिन काबिलियत क्या है, योग्यता क्या है, सम्मान आपका कितना है, आपने महाराष्ट्र की सेवा कितनी की है? और सम्मान तो अर्जित किया जाता है, जबरन सम्मान नहीं लिया जाता है। अगर आप ऐसा चाहते हैं कि साहब इस समय जो प्रधानमंत्री है या गृह मंत्री है वो हर फैसला आपसे पूछ कर ले और आपकी ड्योढ़ी पर आकर के हाजिरी लगाए, तो ये वो लीडरशिप नहीं है। नंबर दो, इनकी कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को 2014 में भी पूर्ण बहुमत 282 सीटें मिली। एनडीए के घटक दलों को मिलाकर के 333 सीटें मिली। 2019 में भी उनको 303 सीटें तो इंडिपेंडेंटली बीजेपी को मिल गई। और एनडीए के जो भी उस समय घटक दल थे, जिनमें शिवसेना, अकाली दल, जदयू, 353 सीटें थी। तो वो आपके दरवाजे पर क्यों आए, और ये अपेक्षा आप कर ही क्यों रहे हैं उनसे? फिर केंद्र में इनको इनकी पसंद का भी विभाग चाहिए। राज्य सरकार में भी देवेंद्र फडणवीस की सरकार में इनको अपने विभाग, पसंद के विभाग चाहिए, ताकि वो कर सकें जो अ, नवंबर 2019 में सरकार बनने के बाद इन्होंने किया, जिसमें अनिल देशमुख भी अंदर गए, सचिन वाजे भी अंदर गया, संजय राउत पहले से ही एक लफड़े में फंसे हुए थे, 103 दिन वो भी जेल में रह करके आए।
तो ये चाहते क्या थे, ये तो साबित हो गया। पहले भी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, तब भी ये इसी तरह की चीजें करना चाहते थे। केंद्र में भी इनको मलाईदार विभाग चाहिए था, जो नरेंद्र मोदी के रहते हुए हो ही नहीं सकता कि कोई डग्गामारी करे, भ्रष्टाचार करे किसी तरह की। तो ये इनके अब फ्रस्ट्रेशन निकल रहे हैं कि साहब इनको शिवसेना चाहिए थी, ठाकरे नहीं चाहिए था। ठाकरे इनके साथ थे जब तक जीवित थे, उन्होंने गठबंधन नहीं तोड़ा। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन तोड़ा। उद्धव ठाकरे की ईगो सातवें आसमान पर थी, जो इन्होंने बर्दाश्त करना मुनासिब ही नहीं समझा। तो इसलिए उद्धव ठाकरे 2014 से 2019 तक केंद्र की सरकार में भी रहे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार में भी रहे, और भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व को गालियां भी देते रहे, उनकी आलोचना भी करते रहे। तो ऐसा राजनीतिक चरित्र देश में और किसी का नहीं है जैसा उद्धव ठाकरे का है। और यही वजह है, उद्धव ठाकरे ने जो कारनामा किया था नवंबर 2019 में, इनको सीधा करने के लिए, इनको सबक सिखाने के लिए ही शिवसेना 2/3 तोड़ी गई। और शरद पवार ने जो कुछ किया था इनके साथ मिलकर के, इनके और कांग्रेस नेतृत्व के बीच में पुल का काम करने का, तो शरद पवार को भी सबक सिखाना बहुत जरूरी हो गया था। और यही वजह है कि एनसीपी को भी अल्टीमेटली तोड़ दिया गया। अजित पवार ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने का फैसला किया और अपने चाचा को छोड़ दिया। अब हालत ये है, वो जो मैंने कहा था कि घायल की गति घायल जाने। पहला जख्म उद्धव ठाकरे ने खाया, दूसरा जख्म शरद पवार ने खाया। और अब हालत ये है, जब जख्म उद्धव ठाकरे को लगा था तो शरद पवार ने कहा था कि हम आपके साथ हैं, आप चिंता मत करना। अब जख्म और भी गहरा जख्म शरद पवार को लगा है, तो उद्धव ठाकरे मरहम लेकर के पहुंचे हुए हैं कि पवार साहब कहाँ कहाँ आपको चोटें लगी हैं, जरा दिखाओ, मैं मरहम लगा देता हूं। और बाकी तो छोड़िए, अभी शरद पवार दिल्ली आए थे नेशनल एग्जीक्यूटिव की मीटिंग करने के लिए। पार्टी नेशनल नहीं है अब, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करने के लिए। तो राहुल गांधी उनके जख्म सहलाने के लिए पहुंच गए। तो आजकल ये जो घटक दल हैं एमबीए के, ये एक दूसरे के जख्म सहलाने में लगे हुए हैं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।